इंग्लिश का पेपर आपका हो चुका है और होपफुली आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं करनी, जो हो चुका है वो हो गया। अब किसी तरह का इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। 14 डेज हैं आपके पास, 14 दिन हैं। तो इन 14 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे। तो क्या आप सोच सकते हो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास अकाउंट्स में दोबारा से चीज़ों को रिकैप करना, दोबारा से चीज़ों को इनिशियल से शुरुआत करना बड़ा ईजी हो जाएगा। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के पास मैथमेटिक्स है और कुछ बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनको किस तरीके से अब आगे मूव ऑन करना है और अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं अब आपकी फर्दर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंग्लिश का पेपर आपका हो चुका है और होपफुली आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने बताई गई स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया होगा, तो होपफुली आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा बेटा। कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे बताइए कि आप लोगों के पेपर कैसे गए हैं इंग्लिश के, और अभी आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश के पेपर में अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई है जिस बच्चे की, जिसका कुछ छूट गया है, तो बेटा टेंशन ना लो, ठीक है। सीबीएसई में इतनी टफ चेकिंग कभी नहीं होती। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उम्मीद से ज्यादा नंबर आते हैं। ओके, सो इस चीज की कोई फिक्र नहीं करनी, जो हो चुका है वो हो गया। अब किसी तरह का इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है और आज से ही जुट जाओ, लग जाओ, आराम करना है 31 मार्च के बाद। ओके, तो स्टार्टिंग से समझते हैं कि अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के पास मैथमेटिक्स है और कुछ बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनको किस तरीके से अब आगे मूव ऑन करना है और अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। सो इंग्लिश का पेपर पे मार देते हैं एक बहुत बड़ा टिक, क्योंकि आपका ये कंप्लीट हो चुका है और कोई टेंशन नहीं रखनी, कोई दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रखना कि पता नहीं पेपर क्या हुआ, छूट गया, आता हुआ छूट गया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसको नहीं बदल सकते। जिन बच्चों का आता हुआ छूट गया है वो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं बताऊंगा कि पेपर अगर आता हुआ छूटता है तो उसका क्या रीजन है और उसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो कि आपका आता हुआ पेपर नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी आने वाले और भी थ्योरी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, इंग्लिश का हो चुका है, इसके बाद जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, सबसे पहले बात कर रहा हूं जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। 14 डेज हैं आपके पास, 14 दिन हैं। तो इन 14 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आने वाली है, जिसके अंदर मैं प्रॉपर बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेसिक प्लानिंग किस तरीके से करोगे, उसके बाद आगे फर्दर अच्छे मार्क्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स की। तो चैनल के साथ जुड़े रहना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, तो 14 डेज हैं आपके पास एग्जैक्टली exactly, और 14 डेज में क्या करना है बेटा, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। 14 डेज अब आपको पूरी तरीके से मैथमेटिक्स को डिवोट करने हैं, बट साथ साथ एक चीज नोट डाउन कर लो बेटा, साथ साथ किस पर फोकस करोगे। देखो, फिजिकल एजुकेशन भी होगा और इसके बाद जस्ट आपके पास 3 दिन है, और 3 दिन के बाद आपका इकोनॉमिक्स का पेपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, एक तो हमारा इकोनॉमिक्स है जिसमें टाइम बहुत कम है, एक इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसमें टाइम बहुत कम है। फिजिकल एजुकेशन को मैं मानता हूं कि ठीक है, क्लास में टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, फिजिकल एजुकेशन में एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है और डेफिनेटली आप उसको कवर कर लेते हैं। और फिजिकल एजुकेशन भी है तो कहीं ना कहीं इसको भी टाइम देना है, बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक सैम्पल पर प्रेफर मत करो। स्कूल में जो भी आपकी बुक्स चल रही हैं, रेफरेंस बुक है या टीचर्स ने आपको कुछ भी पढ़ाया है, अब उसी को गो थ्रू करते रहिए और पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन वहां से कवर हो जाएगा। सो फिजिकल एजुकेशन के लिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है इकोनॉमिक्स, और जो आपका प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट है दैट इज योर अकाउंट्स। इन दोनों की टेंशन लो थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन का गैप है और यहाँ पर 3 दिन का गैप है, और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि थोड़े से टेक्निकल होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। लाइक जैसे इसमें नेशनल इनकम है ना, इसके अलावा एडीएएस वाला चैप्टर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और थोड़े से मैं इकोनॉमिक्स को बोलता हूँ कि हाँ, यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस स्टडीज में आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भर भर के मिल जाएंगी, सैम्पल पेपर्स को गो थ्रू कर लोगे। इसमें जो मेन पार्ट है जो समझने का है वो केस स्टडीज वाला पार्ट है, तो केस स्टडीज के लिए आपके पास 7 दिन है स्पेसिफिकली, यहाँ पर तो बहुत टाइम मिल रहा है। तो बेटा बिजनेस स्टडी को अभी बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं है इसकी। बट इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, और कुछ बच्चों का मे भी हो सकता है कि यहाँ पर आईपी का पेपर भी होगा, और वो 23 मार्च को होगा बेटा आईपी का पेपर। तो जिन बच्चों का आईपी का पेपर है वो अपने टीचर से डिस्कस करेंगे कि आईपी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बताने वाला हूं, मैं मेन स्ट्रेटेजी बताऊंगा बेटा, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को आप किस तरीके से मैथ्स के साथ लेकर चलोगे।
तो सर अभी मैथमेटिक्स का इतना स्ट्रेस है हमारे ऊपर, तो आप बोल रहे हो इकोनॉमिक्स भी पढ़े, अकाउंट्स भी पढ़े। बेटा मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बट ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहाँ पर 14 डेज हैं, मतलब लगभग लगभग आपके पास 2 हफ्ते हैं, राइट। यहाँ पर आपके पास 2 वीक्स हैं। फर्स्ट वीक में एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट, कम से कम नोट्स बना रखे हैं। अगर नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को 5-10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं देने। अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के नोट्स उठाकर रिवाइज करते रहना, बस। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। पहले 7 दिन की बात कर रहा हूं, अब जो टाइम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अब जो टाइम स्टार्ट होने वाला है। और बेटा आज रेस्ट नहीं करना। जिन बच्चों को आराम करना है मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो टाइम है ना, ये स्टार्टिंग के जो 7 दिन है, ये ऐसा टाइम है कि अभी आप दूसरी चीजों को भी साथ लेके चल सकते हो। बट लास्ट का जो 1 हफ्ता बचेगा मैथमेटिक्स से पहले, उसमें आप चाहकर भी दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे, मैथमेटिक्स में ही लगना पड़ेगा उस टाइम, राइट। तो जो पहला हफ्ता है ये वाला, इसमें क्या करना है, इसमें कोशिश करनी है कि एटलीस्ट अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का 1, 2, 3, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको उचित लगे, सैंपल पेपर कर लेना। अब इसी बीच आपकी होली भी आ जाएगी, है ना। तो होली वाले दिन इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सीबीएसई है, बोर्ड एग्जामिनेशन है। मैं इसमें कभी भी, मैंने स्पेसिफिकली, मैंने खुद कभी बेटा त्यौहार होली नहीं छोड़ी इस बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे पेपर्स के लिए। तो होली पे आराम से चिल करना, एंजॉय करना। इवनिंग में, आफ्टरनून तक, इवनिंग तक आप खेलते हो, जो भी आपका जो होली का त्यौहार है मनाया जाता है। उसके बाद शाम को कोशिश करनी है बेटा एटलीस्ट सैंपल पेपर जरूर करना, ठीक है। तो 8 तारीख को है ये फेस्टिवल आपका। फर्स्ट वीक में कोशिश करो कि अकाउंट्स और इको का एक एक सैंपल पेपर जब आपको ठीक लगे, मैथमेटिक्स की तैयारी के बाद जब आपको ठीक लगे, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का एक एक सैंपल पेपर जरूर करना है। सैंपल पेपर करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज सैंपल पेपर में आपका फुल फ्लेज पूरा कोर्स कवर होगा। अटेम्प्ट करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलता रहेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप के अंदर, या फिर मैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की बात करूं, या मैं रेशोज के अंदर बात करूं, आपको पता लगता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कि अभी किन चीजों पर मेरे को और ध्यान देना है। जुड़े रहोगे आप। बट अगर आपने छोड़ दिया, अब जरा सोच के देखो, इमेजिन करो कि 14 डेज ये, 15, 16, 17, 18 और 7 दिन ये, और 5 दिन ये, बेटा देख लो कितना लंबा गैप है। तो क्या आप सोच सकते हो कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके पास अकाउंट्स में दोबारा से चीजों को रिकैप करना, दोबारा से चीजों को इनिशियल से शुरुआत करना बड़ा इजी हो जाएगा? नहीं। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ये जो 7 दिन है ना, स्टार्टिंग वाले 7 से 8 दिन कोशिश करनी है कि एक एक सैंपल पेपर जरूर उठा लेना। बट लास्ट के जो 7 दिन है उसमें जी तोड़ मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, वीडियो जल्दी आने वाली है, चैनल से जुड़े रहना। उसके बाद जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, सीधा फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन में इतना टाइम आप डिवोट नहीं करने वाले, लगभग 15 दिन। समझ रहे हो। अब जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, उनके पास लगभग 15 दिन है, वो फिजिकल एजुकेशन को 15 दिन तो दोगे नहीं। सीधा उठाओ, लास्ट के 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन फिजिकल एजुकेशन को देने हैं। 4 दिन या 5 दिन, बस, इससे ज्यादा फिजिकल एजुकेशन को टाइम नहीं देना। तो कहने का मतलब है आपके पास अराउंड 10 डेज हैं, 10 दिन है। उन 10 दिनों में क्या करोगे, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स एक एक सैंपल पेपर उठाते रहो, करते रहो, उठाते रहो, करते रहो। जो टॉपिक्स वीक हैं इन सब्जेक्ट्स में, उनको स्पेसिफिकली बार बार रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सैंपल पेपर्स को टारगेट करो। इसके अलावा आपके पास जो सपोर्टिंग मटेरियल मिलते हैं स्कूल की तरफ से, बेटा कई बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में सपोर्टिंग मटेरियल मिलते हैं, एग्जाम्पलर्स मिलते हैं, उनको करो। आपने कोई स्पेसिफिक सैंपल पेपर कर रहे हो तो उसको करो। मैथमेटिक्स के लिए हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे एमटीपीज अवेलेबल हैं, बहुत कुछ है आपके लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पर आप विजिट करोगे, वहां पर मैथमेटिक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, उनके पास लंबा चौड़ा टाइम मिल रहा है, 10 दिन मिल रहे हैं लगभग, तो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंटेंसी तीनों को उठाओ, साथ साथ लेकर चलो, एक एक सैंपल पेपर करते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो, बार बार सैंपल पेपर सॉल्व करते रहोगे, आपको पता लगता रहेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे को रिवीजन मांग रहे हैं, उनको रिवाइज करना है, उनको बार बार देखना है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ 10 दिन बहुत बड़ा टाइम है, अभी भी अगर कोई एक आधा टॉपिक ऐसा लग रहा है ना कि जो छूट रहा है, उसको कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन लास्ट के 3 से 4 दिन देने हैं, उसके लिए आपकी टीचर की गाइडेंस लेनी पड़ेगी आपको।
जो भी आपकी बुक्स चल रही हैं स्कूल में उनसे प्रेफर करोगे, अब तक जिन बुक से पढ़ा है उसको प्रेफर करोगे, और सिर्फ पेपर्स। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन वहां से आपका कवर हो जाएगा। देन आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए 3 दिन है, और 3 दिन जब ये आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पर फोकस करना। वहां पर भी आप कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं पहले जो वीक अभी ये स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहोगे सिलेबस के साथ, राइट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आप इकोनॉमिक्स से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, नहीं, आप चीजें पढ़ते रहोगे, और यहाँ पर ज्यादा लंबा गैप नहीं आएगा। फिर उसके बाद जस्ट 3 दिन बाद आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो ऑलमोस्ट आपके पास काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, इकोनॉमिक्स को भी कवर करिए। इकोनॉमिक्स के बाद बीएसटी, बीएसटी में 7 दिन है। 7 दिन में क्या करना है, क्विक रिवीजन वीडियो देखनी है, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, उनको गो थ्रू करिए, अगर नोट्स बना रखे हैं तो जिन भी रेफरेंस बुक से आपने पढ़ा है उनको गो थ्रू करिए। एनसीईआरटी को 1-2 बार गो थ्रू जरूर करा करो साथ साथ। जब चीजें समझ में आ जाती हैं रेफरेंस बुक से या अपने नोट्स से या टीचर्स की गाइडेंस से, तो बेटा कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी को 1-2 बार गो थ्रू जरूर करो। क्यों? क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। ओके, क्योंकि पेपर का अगर हल्का सा भी लेवल वो ऊपर ले जाते हैं, हल्का सा भी टफ लगता है ना, तो बेटा वो सारा पेपर एनसीईआरटी में से ही सेट होता है, और आपको वो टफ लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस बुक्स की लैंग्वेज में से चीज़ों को पढ़ा हुआ है, जहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ों को आपको समझाया गया है। एनसीईआरटी को गो थ्रू जरूर करा करो, ठीक है। तो बिजनेस स्टडी वहां से कवर करनी है। उसके बाद लास्ट आपका अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी यहाँ पर भी बेटा आपके पास 7 दिन है, चाहो तो 1-2 दिन यहाँ पर भी अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर उठा सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर करते रहोगे। अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहां पर आप पूरे सिलेबस से निकलते रहोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, पूरे सिलेबस में से घूमते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड रहोगे। एकदम से लंबा चौड़ा गैप आ जाएगा तो एकदम से ऐसा डर सा लगेगा कि मैथ अब अकाउंट्स में हम क्या करें, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा गैप नहीं देना, पढ़ते रहना है, सैंपल पेपर को हिट करते रहना, सॉल्व करते रहना। स्टॉप वॉच लगा के 3 घंटे बैठ के सॉल्व करते रहोगे तो कनेक्टेड रहोगे पार्टनरशिप के अंदर। कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें दिक्कत आ रही है देखते रहोगे, बार बार अपने नोट्स को गो थ्रू करते रहोगे। जब सैंपल पेपर में अटकोगे तो बार बार अपने नोट्स को देखोगे, बार बार अपनी बुक्स को चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड रहोगे। फिर लास्ट आपके पास 5 दिन है, और उन 5 दिन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी बचेगी, और जिसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करके आना है। होपफुली आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी। तो अभी मेन जो चीज़ है जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, वो ये 1 हफ्ता अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और साथ साथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लंबा चौड़ा टाइम देना है। मैथमेटिक्स ये मान लो कि ये जो 1 हफ्ता है ना, 1 हफ्ता या 8 दिन, 7 दिन 8 दिन जो आप ये लेके चल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। क्योंकि एट द एंड आकर एकदम से स्ट्रेस होगा, कर कुछ नहीं पाओगे, टाइम निकल जाएगा हाथ से। इसलिए ये जो इनिशियल 7 से 8 दिन है, इसमें जुट जाओ। मैथमेटिक्स भी करनी है, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का एटलीस्ट एक एक सैंपल पेपर करना है, पूरे सिलेबस से गो थ्रू होते रहोगे। और गो थ्रू होते रहोगे तो पता लगता रहेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी मेरी थोड़ी सी वीक हैं, उनको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, लाइक इंडियन इको के अंदर। और चैनल पर भर भर के वीडियो अवेलेबल हैं, मैक्रो के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको जाकर देखिए। अकाउंट्स के अंदर ब्लूप्रिंट वाली वीडियो अवेलेबल है, उसको जाकर देखो। उसके अंदर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पर आएगा, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पर वीडियो के अंदर बताया हुआ है। सैम्पल पेपर करो बस, और कुछ नहीं करना। सैम्पल पेपर में जब अटकोगे तब अपने नोट्स और रेफरेंस बुक्स को उठाओ। ओके, इस तरीके से मूव ऑन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थी मेरी तरफ से छोटी सी स्ट्रेटेजी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि सर इंग्लिश के पेपर का तजुर्बा जिन बच्चों का अच्छा नहीं रहा, जिन बच्चों का आता हुआ छूट गया, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी आने वाले और भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ऐसा हो सकता है हमारे साथ, लाइक फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, जहां पर हो सकता है कि जैसा हमारे साथ इंग्लिश में तजुर्बा हुआ है, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका आता हुआ छूट गया है। तो आगे आने वाले हैं और भी थ्योरी सब्जेक्ट्स, और उसमें भी ऐसा हो सकता है, तो क्या करें। स्टार्टिंग में जो 15 मिनट मिलते हैं ना बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 15 मिनट होते हैं वो। पेपर को रिवाइज करना, पेपर को ठीक से इवेल्युएट करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले करने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन बाद में करने वाला हूँ। इंग्लिश के अंदर मैंने बोला था कि राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट आप पहले कर लेंगे, तो वो स्कोरिंग पार्ट है। अब हुआ क्या कि कई बच्चों के साथ जो गलतियां हुई हैं वो ये है, जिनका आता हुआ छूट गया है, वो राइटिंग सेक्शन में मे बी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए होंगे, और कहीं ना कहीं जो आते हुए क्वेश्चंस हैं उन्होंने उन्होंने लास्ट के लिए छोड़ दिया, और वहां पर जाकर कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत ही लिख पाए, या फिर आता हुआ छूट गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? सुनो मेरी बात, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो मैं बताने वाला हूं उसी को फॉलो कर सकते हो। ऐसे मूवमेंट पर जो आता है ना, उसको कैसे भी करके सबसे पहले कवर करना है। जैसा कि आपने राइटिंग सेक्शन कवर किया, राइटिंग सेक्शन में आपको पता है कि लेटर में आप उसको इलेबोरेट कर रहे हो, थोड़ा लंबा जा रहा है, टाइम लग रहा है, और आपका अच्छा खासा टाइम निकल चुका है पेपर का, तो बेटा तुरंत ही वहां पर स्टॉप कर दो।
आगे एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, पेज छोड़ो, आधा पेज छोड़ो या पूरा पेज छोड़ो, पेज पलटो, आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चंस को फटाफट से करना स्टार्ट कर दो। रिदम बनाओ, स्पीड मेंटेन करो, जो आता है वो पहले कवर हो जाना चाहिए कैसे भी करके, बाद में पेज पलटो, और जो छूट गया है ना आपका लेटर आधा, उसको कवर करो, उसको पूरा करो, बट उसको छोड़ के मत आना, उसको भी पूरा कवर करना है। देखो जो नहीं आता वो छूट गया तो कोई दुख नहीं है ना, जो आता है वो छूट गया, परेशानी वहां है। ठीक है, तो जितना आता है लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको स्टॉप कर दो, नेक्स्ट पेज से अगले क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर दो जो आते हैं। जो नहीं आते, जहां पर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, वहां पर बना के लिखना पड़ रहा है, तो बेटा उनको तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उतना तो टाइम है ही नहीं आपके पास। जो 101% आते हैं ना वो पहले किसी भी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, वो पहले किसी भी तरीके से हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको पता है कि हाँ इतना हो चुका है, टाइम काफी निकल गया है, तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं ना फटाफट से नेक्स्ट पेज पलटो, पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से जो क्वेश्चन आते हैं उनको लिखना स्टार्ट कर दो, उनको करना स्टार्ट कर दो। एक बार जो चीजें आती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर दोबारा से पीछे आ जाओ, जो पेज छोड़ा था ना उसको कवर करो। इस तरीके से सबसे पहले जो आता हुआ पोर्शन है थ्योरी के अंदर उसको कवर अप कर लोगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत डाउटफुल है ना छोड़ना उसको भी नहीं है, पीछे आ जाओ और उसको भी करना स्टार्ट करना है। होपफुली आने वाले जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो थ्योरी में बेटा यही है, और कुछ और कोई रास्ता नहीं है ना आपके पास, और क्या ही कर सकते हो इससे ज्यादा। पेपर आता हुआ छूट रहा है ये तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तुरंत ही आपको इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा एट द टाइम की कैसे फटाफट से पेपर को कंप्लीट करना है, और यही तरीका है बेटा उसका। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।